हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। ठीक है, कि फास्फोरस जो होते हैं वह कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। ठीक है, एक एक करके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लेवल पे। ठीक है, एक एक टॉपिक, इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में हम देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस क्या करता है, ढेर सारे ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सो अम्ल बनाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल। ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल, और इसका फार्मूला होता है H3PO4। इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो यह जो पहला ऑक्सो अम्ल बनाता है फास्फोरस, उसका नाम है ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल और इसका फार्मूला है H3PO4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो स्ट्रक्चर देखिए ड्रॉ करेंगे पहले कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें क्या फास्फोरस एक सेंट्रल एटम है, तो हम बना लेते हैं फास्फोरस को। ठीक है, तो ये हो गया फास्फोरस। अब यहाँ पे एक फास्फोरस से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के द्वारा जरूर जुड़ा रहेगा। ठीक है, एक जो फास्फोरस है वह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के द्वारा जरूर जुड़ा रहेगा। ठीक है, एकदम फिक्स है यहाँ पे। तो आप क्या करिए, एक ऑक्सीजन बना लीजिए इसके साथ, तो यह एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक, अब कितने ऑक्सीजन बच गए हैं, देखिए एक फास्फोरस चला गया, एक ऑक्सीजन, अब कितना ऑक्सीजन बचा, 3 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन को आप लिख लीजिए, एक ऑक्सीजन, यह 2 ऑक्सीजन और यह आपका तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका स्ट्रक्चर है किसका, H3PO4 या जिसको आप बोलते हैं ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए, तो हम बात करें अगर इसके ऑक्सीकरण संख्या की, किसका क्या ऑक्सीकरण संख्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालेंगे, H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या। तो जो हाइड्रोजन है इसका होता है कितना, +1। ठीक, और फास्फोरस का आपको निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, तो फास्फोरस का आप मान लीजिए X। ऑक्सीजन का होता है -2, तो कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो लिखेंगे +1 और मल्टीप्लाई बाई कितना, 3 लिखा है तो मल्टीप्लाई बाई 3, प्लस फास्फोरस का X मान लीजिए क्योंकि इसे कैलकुलेट करना है, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, मल्टीप्लाई कर लो 4 से। कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है तो लगा लो 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो हो गया +3 प्लस X और यह -8 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो 8 -3 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5। किसका, H3PO4 का। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, +5। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा। ठीक है, इसी तरह से सबका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब देखिए मैं शॉर्ट में आपको निकालना सिखाता हूँ। ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 चौके 8 और 3 चला जाएगा, 8 में से 3 चला गया तो कितना हो गया, 5। तो सीधे आप बोल सकते हो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या तो हो जाएगा आपका प्लस का क्या, 5। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिख सकता हूं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होता है प्लस का 5। ठीक है, 2 चौके 8, 8 में से 3 चला गया तो 5। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसमें अगर हम संकरण की बात करें, संकरण कौन सा होगा, संकरण भी आपको निकालने आना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, यह भी सिग्मा और यह भी सिग्मा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुल कितना, तो आपको संकरण निकालने का एक ही तरीका है कि सिग्मा बॉन्ड को आप गिन लीजिए, सिग्मा बंध। ठीक है, या सिग्मा बॉन्ड और प्लस में जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड और प्लस में जो आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ये 4, तो 4 सिग्मा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ कोई नहीं है तो 4 + 0 तो कितना हो गया, 4। और 4 के लिए जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कौन सा संकरण होता है, sp3। ठीक है, sp3 संकरण। तो यहाँ पे कौन सा संकरण हो जाएगा बच्चों, sp3। ठीक है, तो इसकी संरचना की बात करें तो sp3 के लिए क्या होता है,
चतुष्फलकीय, ठीक है, ये सब 11th का बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। sp3 संकरण और इसकी संरचना क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। आए बात समझिए। तो ऑक्सीकरण संख्या होता है +5 और sp3 संकरण और चतुष्फलकीय संरचना होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी या इसकी क्षारकता कितनी होगी। तो हम लिखेंगे क्षारकता, ये इसी को बोलते हैं बेसिसिटी, ठीक है। कोई भी एसिड जितना H+ आयन देता है वह क्या कहलाता है, क्षारकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक यह H+ यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से एक H+ यहाँ से और एक H+ यहाँ से, कुल 3 निकल सकते हैं, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या +5, sp3 संकरण, चतुष्फलकीय संरचना और इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अब हम इसका एनहाइड्राइड निकालते हैं कि इसका एनहाइड्राइड क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट है बच्चों इसका एनहाइड्राइड क्या होगा, ठीक है। तो एनहाइड्राइड, ठीक, इसका एनहाइड्राइड निकालने के लिए पहले फार्मूला क्या होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, तो H3PO4, ठीक है। इसको क्या करो, अब डाइमेराइज करो। सबसे पहला काम है इसको दुगुना कर दो, ठीक है, जो भी है उसका 2 यूनिट ले लो। तो इसको बोलते हैं डाइमेराइज, दुगुना करने को यहाँ पे बोलते हैं डाइमेराइज, ठीक है। डाइमेराइज होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका H6 हो जाएगा और P कितना हो जाएगा 2, तो P2 और O कितना हो जाएगा 4 है तो 8 हो जाएगा, H6P2O8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे। क्या निकालोगे बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कितना निकलेगा, तो मैक्सिमम जितना वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो 6 हाइड्रोजन से कितना वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है मैक्सिमम, तो आप बोलोगे 3 वाटर मॉलिक्यूल। आए बात समझिए, मैंने क्या बोला, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको निकालना है 6 हाइड्रोजन, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल निकालना होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 3 निकलेगा तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन यहाँ से खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका क्या P2 और यह क्या बचेगा 3 निकल जाएगा तो P2O5। आए बात समझिए बच्चों, तो क्या निकल जाएगा आपका P2O5। अब फिर से इसको डाइमेराइज आप कर दोगे, फिर से क्या कर दोगे, डाइमेराइज, ठीक है। डाइमेराइज मतलब फिर से दुगुना करोगे तो आपका बन जाएगा P4 और O क्या बन जाएगा बच्चों 10। तो P4A10 क्या होता है, इसका एनहाइड्राइड, किसका, तो इसका एनहाइड्राइड ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का H3PO4 का क्या होता है P4O10। आए बात समझे। तो अब हम इस P4O10 का संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे P4O10 का। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि इसका आपको बनाना है चतुष्फलकीय संरचना, इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बनाना है। तो जहां जहां ये पॉइंट दिख रहा है वहां वहां आप लगा दो फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, तो फास्फोरस 4 है, तो एक फास्फोरस ये हो गया, दूसरा फास्फोरस यहाँ लगा दीजिए तो 2, एक फास्फोरस इधर लगा दो 3 और एक फास्फोरस ये लगा दो 4। अब सबको क्या करो, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, जितने भी फास्फोरस है सबको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। तो एक ऑक्सीजन के साथ आपने इसको जोड़ा, एक ऑक्सीजन के साथ इसको जोड़ा 2 ऑक्सीजन, एक इसको जोड़ा 3 ऑक्सीजन, एक इसको जोड़ा 4 ऑक्सीजन, एक आपने इसको जोड़ा तो 5 ऑक्सीजन, एक आप इसको जोड़ेंगे तो 6 ऑक्सीजन, ठीक है। अभी भी कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। 4 ऑक्सीजन बचा है तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 4 फास्फोरस हो गया, 1 2 3 4, ऑक्सीजन 10 कैसे हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह क्या हो गया P4O10 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसमें संकरण आपको जानना है तो संकरण कैसे पता करेंगे, देखिए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होता है पाई, और यह सिग्मा यह सिग्मा यह सिग्मा, तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा है केवल, ठीक है, लोन पेयर है नहीं और पाई बॉन्ड को गिना नहीं जाता। तो 4 सिग्मा के लिए कौन सा होता है संकरण, तो sp3 संकरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे sp3 संकरण। आया बात समझिए। तो यह था ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के बारे में, क्लियर है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल के बारे में। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ठीक। और इसका फार्मूला होता है बच्चों H3PO3। क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है H3
PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो अभी हमने क्या बोला था कि फास्फोरस जो सेंट्रल एटम है उसके साथ एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जरूर जुड़ा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यह एक आपका ऑक्सो एसिड्स है। तो फास्फोरस बना लीजिए सबसे पहले, फिर यहाँ पे देखिए इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो यह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचे, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास? 3 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इसके साथ, और एक हाइड्रोजन बेचारा यहाँ पे अकेला रहेगा। ठीक है, आए बात समझे, एक हाइड्रोजन आपका अकेला हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका भी हमने बताया था, अब शॉर्ट में बना सकते हैं और पूरा निकाल भी सकते हैं। तो अगर H3PO3 को आपको निकालना है, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या, तो H का +1 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और प्लस फास्फोरस का X मान लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और इंटू में 3, कोई चार्ज नहीं तो आप लगा लीजिए 0। ठीक, इसको सॉल्व करिए तो प्लस का 3 प्लस X और -6 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और उधर चला जाएगा तो 3, तो कितना हो जाएगा 3। X इक्वल टू प्लस का 3 या बोल सकते हो 3। ठीक है, ये ऐसे निकालो, 2 3 6, 6 में 3 चला गया तो 3, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? प्लस का 3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना लिखेंगे बच्चों? संख्या इक्वल टू प्लस का 3। ठीक है, तो यह तो हमारा हो गया ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, अब एक एक करके और सारी चीजों को समझते हैं। यहाँ पहले संकरण की बात कर लेते हैं कि संकरण कौन सा होगा। तो ये देखिए सिग्मा या पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में एक केवल सिग्मा होता है, यहाँ सिग्मा यहाँ सिग्मा। ठीक है, तो कुल कितने सिग्मा? 1 2 3 4, और 4 सिग्मा के लिए जो आपका संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है बच्चों? sp3। तो आपका यहाँ पे sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण। दूसरा ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस का 3। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, इसकी संरचना क्या होगी? तो संरचना इसकी चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसकी क्षारकता देखिए। तो यह जो आपका OH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन दे सकता है, एक यहाँ से 2 दे सकता है। ठीक है, तो केवल यह दोनों, यह हाइड्रोजन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यह हाइड्रोजन आसानी से यहाँ से रिप्लेस हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी क्षारकता कितनी होगी? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल में क्षारकता 2 होगी। तो आप लिखोगे इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? क्षारकता, या इसी को आप बोलते हो n फैक्टर, इक्वल टू हो जाएगा 2। इसी को आप बोलो n फैक्टर भी कितना है बच्चों? n फैक्टर भी इसी को कहते हैं, तो n फैक्टर 2। आए बात समझे? तो ये हो गया, इसका n फैक्टर कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया संकरण sp3 होगा, ऑक्सीकरण संख्या +3, चतुष्फलकीय संरचना, क्षारकता कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका एनहाइड्राइड क्या बनेगा। ठीक है, इसका एनहाइड्राइड बनाते हैं, क्या बनेगा। तो देखिए H3PO3 का एनहाइड्राइड किस प्रकार से बनाएंगे? तो यह है बच्चों आपका H3PO3, जिसको आप क्या बोलते हो? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। इसको आप कर दो सबसे पहले डाईमेराइज। क्या करोगे बच्चों? डाईमेराइज। डाईमेराइज का मतलब इसी का 2 यूनिट ले लेना है आपको। कितना यूनिट? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट लोगे तो ये हो जाएगा H का 6, P का 2, P2, और ये कितना हो जाएगा? O6। ठीक है, ये 6P2O6। अब क्या करो, यहाँ से आप निकालो क्या? वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल कितना निकालोगे? मैक्सिमम जितना निकाल सकता है। तो आपको पता है एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं, तो 6 हाइड्रोजन कितने से निकलेगा? 3 वाटर मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे कर लो 3 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो गया, फास्फोरस कितना बचा? 2। तो आप लिख लो P2। O कितना बचा? तो यहाँ से 3 ऑक्सीजन चला गया, तो बचा P2O3। अब फिर से इसको आप क्या करो बच्चों? इसको डाईमेराइज कर दो, और फिर से आप डाईमेराइज करोगे तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P4, और O क्या हो जाएगा बच्चों? 6। ठीक है, P4O6। आई बात समझिए। अब हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं संरचना। ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे इसकी संरचना? देखिए P4O10 है, तो एक फास्फोरस, ये अभी हमने बोला था कि इसको चतुष्फलकीय संरचना में इस तरह से बनाइए। ठीक है, तो हर पॉइंट पे क्या करिए, आप फास्फोरस को लगा दीजिए इस तरह से। तो एक फास्फोरस इस पॉइंट पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, एक ये हो गया 2, एक इस फास्फोरस पे लगा दीजिए, इस पॉइंट पे फास्फोरस 3,
और एक यहाँ पे 4। अब सबको ऑक्सीजन के थ्रू क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ये 2, एक ऑक्सीजन ये 3, एक ऑक्सीजन ये 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अब 2 ऑक्सीजन और बचा, क्योंकि कुल 6 ऑक्सीजन है, तो एक ये हो गया 5 और एक ये ऑक्सीजन हो गया 6, तो कुल कितने ऑक्सीजन है, 6। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है, मतलब अभी भी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे, पुराने वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ आएगा। फास्फोरस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3 के साथ बॉन्डिंग किया, तभी भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 2। 2 का मतलब बोल सकते हैं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे बच्चों इसको, तो आप इसे बोलोगे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसके बारे में, तो यहाँ पे अगर संकरण की बात करें तो हमने बोला है कि आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और इस लोन पेयर को भी आप सिग्मा की तरह काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो 1, 2, 3 और एक ये 4, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 के लिए जो संकरण हो जाएगा हर फास्फोरस पे, वो कौन सा हो जाएगा, sp3 संकरण। कौन सा संकरण है बच्चों, sp3 संकरण, ठीक है। तो हमने बात किया किसके बारे में, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में ऑर्थो फास्फोरस अम्ल के बारे में, ठीक। क्या देखा, तो इसका जो एनहाइड्राइड बनेगा वो क्या बनेगा, P4O10, और ये हमने बनाया P4O10 का संरचना। आया बात समझे बच्चों, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो नेक्स्ट आपका तीसरा है बच्चों हाइपो, नेक्स्ट है आपका हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों H3PO2, H3PO2। हाइपोफास्फोरस अम्ल का क्या होता है, H3PO2, ठीक है। H3PO4 का होता है ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल, H3PO3 का होता है ऑर्थो फास्फोरस अम्ल, H3PO2 का होता है हाइपोफास्फोरस अम्ल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बनाते हैं संरचना, ठीक है। इसकी संरचना बनाते हैं, तो फास्फोरस का यह फास्फोरस बना लीजिए। और अभी हमने बोला कि फास्फोरस के साथ क्या रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो यह बना लिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एक खत्म हो गया, बचा कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन ये, हाइड्रोजन कितने बचे, 3, तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दीजिए, 1 हाइड्रोजन अकेला और 1 हाइड्रोजन ये अकेला, ठीक है। तो देखिए H3PO2, ठीक है। तो यह संरचना हो गई किसकी, H3PO2 की, हाइपोफास्फोरस अम्ल की। आए बात समझिए। तो अब हम बात करें जरा इसकी ऑक्सीकरण संख्या की। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे बच्चों, तो निकालो आप पहले ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का होता है प्लस का 1 और मल्टीप्लाई कर दो 3 से, प्लस का x और प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 गुने में कितना, 2 बराबर में 0, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका +3 प्लस x और -4 = 0। तो x = कितना हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। ये ऐसे शॉर्ट में कर सकते हो, 2 दूना 4, 4 में 3 में 1, ठीक है। तो यह हो गया आपका x = कितना बच्चों, प्लस का 1। आए बात समझिए। तो यह हमने देखा ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या फास्फोरस में कितना होता है, प्लस का 1, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं इसके संकरण के बारे में। इसका संकरण क्या है बच्चों, तो इसका संकरण 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा, यहाँ पाई। आपको क्या सिग्मा बॉन्ड काउंट करना, 1 2 3 4, और 4 के लिए जो संकरण होता है वो क्या होता है बच्चों, sp3 संकरण। sp3 क्या होता है, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखिए sp3 संकरण होता है, तो संरचना क्या हो जाएगी बच्चों, तो संरचना इसकी हो जाएगी चतुष्फलकीय, ठीक है। चतुष्फलकीय इसकी संरचना हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी प्लस की 1 होगी, ठीक है। आए बात समझिए। तो यह हो गया हाइपोफास्फोरस अम्ल के बारे में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि अगर हम H3PO2
H3PO2 को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? अगर हम इस H3PO2 को, जिसको आप बोलते हो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करते हो तो क्या बनता है? ठीक है, तो बहुत आसान है बनाना। आप सब चीज सेम लिख लो, H3PO और यहाँ जो 2 लिखा है इसको 1 बढ़ा दो 3, ठीक। तो इसको आप क्या बोलते हो? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। और साथ में क्या बनेगा? PH3 मीन्स फॉस्फीन। आए बात समझे? दूसरा प्रश्न है बच्चों कि अगर मैं H3PO3 को गर्म करूं, ठीक है, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को अगर मैं गर्म करूं तो यह जो प्रोडक्ट बनाता है बच्चों वो बनाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 और प्लस में क्या हो जाएगा? PH3। आए बात समझे? सबका ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, 4 में 3 गया 1, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है बच्चों? प्लस का 1। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 2 3 6, 6 में 3 गया 3, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? +3। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का +1 तो यहाँ +3, तो इस फास्फोरस पे कितना हो जाएगा? -3, ठीक। अब यहाँ देखिए बच्चों 2 3 6, 6 में 3 गया 3, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +3। यहाँ 2 चौके 8 और 8 में 3 गया 5, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +5। इस फास्फोरस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ प्लस का 3 तो यहाँ पे माइनस का 3। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे +3 से +1 से +3 हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पे +1 से -3 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे +3 से +5 ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पे +3 से +-3 हो रहा है, ठीक है। तो जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ एक ही कंपाउंड का होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। यह असमानुपातिक अभिक्रिया इसी को कहते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों? इसको आप बोलोगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसी को आप बोलोगे, या इसी को बोलोगे बच्चों असमानुपातिक अभिक्रिया। असमानुपाती अभिक्रिया, असमानुपाती अभिक्रिया। आया बच्चों बात समझे? हमने क्या बोला कि इस हाइपोफॉस्फोरस अम्ल को अगर आप गर्म किए तो क्या बना? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। और इस ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, और साथ में फॉस्फीन। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसे असमानुपाती अभिक्रिया या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यह था हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के बारे में। आए बात समझे? नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट है बच्चों पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे बच्चों, बट यहाँ पायरो शब्द का मतलब है 2 शब्द से बना है, एक पायरो और दूसरा फॉस्फोरिक अम्ल। 2 शब्द से बना है, एक है आपका पायरो और प्लस में क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। इस पायरो शब्द का मतलब है बच्चों पानी निकालना, ठीक है, टू रिमूव वाटर, इसी को बोलोगे पानी निकालना। पायरो का मतलब क्या है? पानी निकालना, ठीक है। और दूसरा फॉस्फोरिक अम्ल का फार्मूला आपको पता है बच्चों, तो H3PO4 ये होता है फॉस्फोरिक अम्ल, एकदम रट जाइए, ठीक है। H3PO4 का क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल। और H3PO3 का क्या होता है? फॉस्फोरस अम्ल या ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, और इसका ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। आए बात समझे? अब देखिए तो क्या करिएगा बच्चों, इससे फार्मूला कैसे बनेगा? पानी निकालना, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? पानी निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं फॉस्फोरिक अम्ल का फार्मूला, ठीक है। तो फॉस्फोरिक, तो आपका H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, इसको आप क्या करिए बच्चों? डाइमेराइज करिए, 2 यूनिट लगा लीजिए, ठीक है, 2 यूनिट लिखिए। तो H6 और क्या बनेगा? P2O8, ठीक है। अब यहां से बच्चों आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, ठीक है, केवल एक वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल लीजिए। तो यह क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा H4 P2 और O8 में से एक चला गया O, तो बच गया O7। तो H4 P2O7 यही फार्मूला होता है बच्चों पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का। क्या होता है? H4 P2O7। आए बात समझे?
तो यही फार्मूला किसका है बच्चों, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का H4P2O7। फिर से समझिए हमने क्या बोला, तो यह बनेगा फास्फोरिक अम्ल से, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल से। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को आप 2 यूनिट कर दो, ठीक है, 2 यूनिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H6P2O8। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए तो हो गया H4P2O7, और यही है बच्चों क्या, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल H4P2O7। आए बात समझ, याद हो गया सबको, ठीक है। अगर एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करें, ठीक है। तो ये हो गया H4P2O7, क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, अब आप क्या करेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। अब आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप 2 फास्फोरिक अम्ल बना लो, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो हमने फास्फोरिक अम्ल कैसे बनाया था, H3PO4 को, ये हो गया था फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ, ठीक। उसके बाद 1 2 3 H3PO4, ठीक है। तो H3 हो गया और P कितना हो गया, 1 O4, ठीक, H3PO4। और फिर से आप एक बना लीजिए H3PO4, तो यह फास्फोरस और यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अब यह क्या हो जाएगा, 1 OH, यह दूसरा OH और यह तीसरा OH, ठीक है। अब यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, क्या करिए बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल, यह देखिए 1 OH यहाँ से चला गया और 1 H चला गया, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लो वाटर मॉलिक्यूल। और जब आप वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे बच्चों तो क्या बनेगा, तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो, एक फास्फोरस, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है बच्चों OH, और यह क्या है, यह भी OH है, और यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ठीक है। और यह फास्फोरस, यह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी क्या है OH, और यह भी क्या है बच्चों OH, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं H4P2O7। देखिए H4 1 2 3 4, P2O7 कितना हो गया, ऑक्सीजन 1 2 3 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 आपके ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, H4P2O7। आई बात समझिए, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो आप देख रहे हैं पायरो में हमेशा POP बॉन्ड आपको जरूर मिलेगा, POP बॉन्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस, आए बात समझिए बच्चों। तो यह POP बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर हम इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या जरा निकालिए। तो देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, तो इसको बनाइए H का +1, तो +1 गुने में कितना 4, और फास्फोरस का 2x, और प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 गुने में कितना 7 = 0, ठीक है। तो +4 + 2x -14 = 0। तो 2x = क्या हो जाएगा 14, और इधर चला गया तो 4 तो हो गया 10, तो x = कितना हो गया बच्चों 10, x = कितना हो गया 5, सॉरी, ठीक है 5। यहाँ देखिए ऐसे कर सकते हैं, 2 7 14, 14 में से 4 गया 10, 10/2 बराबर कितना 5, तो x = कितना हो गया बच्चों 5 हो गया इसका ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। ये आसानी से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो x = 5। अब देखिए संकरण अगर निकालना है बच्चों, तो संकरण इसका सिग्मा, ये पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। 4 सिग्मा के लिए संकरण कौन सा होता है, तो sp3, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ भी सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आप बना लीजिए, यह भी हो जाएगा आपका sp3 संकरण, ठीक है। अब देखिए इसकी क्षारकता क्या है बच्चों, तो जितना OH अलग हो सकता है, इस OH में से एक हाइड्रोजन अलग हो सकता है, इसमें से 2, एक इसमें से 3 और एक इसमें से 1 4, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इसकी क्षारकता ये n फैक्टर हो जाएगी आपकी 4। आया बात समझे। तो यह हमने देखा किसके बारे में, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल के बारे में। आया बात समझे। नेक्स्ट हम सीखते हैं बच्चों पायरोफॉस्फोरस अम्ल क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पायरोफॉस्फोरस अम्ल, 5th पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पायरोफॉस्फोरस अम्ल। पायरोफॉस्फोरस अम्ल, तो इसका फार्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, आप ले लो फास्फोरस अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, और ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का हमने फार्मूला क्या बनाया था H3PO3, ठीक है। तो लिख लो आप H3PO3, और इसको क्या करो आप डाईमेराइज कर दो, इसका 2 यूनिट ले लो, और जैसे ही आप डाईमेराइज करोगे दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा H6P2O क्या 6, ठीक है। अब यहाँ से आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, और जैसे ही आपने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला
तो H 2 हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो बचेगा H4P2 और O कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 5। ठीक है, आए बात समझे, H4P2O5। ठीक, तो आपका बन गया क्या बच्चों, H4P2O5। अब देखिए अब क्या करेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने का देखिए सब बहुत आसान तरीका है। एक फास्फोरस यहाँ पे हो गया, एक फास्फोरस और है, तो 2 फास्फोरस, ये यहाँ पीओपी बॉन्ड तो रहेगा ही, तो ये बना लीजिए पीओपी बॉन्ड। यहाँ भी आपको पता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी पता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3, एक ऑक्सीजन इधर बांट दो और एक ऑक्सीजन इधर बांट दो, तो 5 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 4, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ 2, एक हाइड्रोजन ये 3 और एक हाइड्रोजन ये 4, तो बन गया स्ट्रक्चर क्या, H4 1 2 3 4, P2 और वो कितना हो गया बच्चों 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए इसका संकरण क्या हो जाएगा बच्चों, तो सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो संकरण 1 2 3 4 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए sp3। यहाँ देखिए तो सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 4 संकरण के लिए यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों sp3। आए बात समझे। अब अगर मैं इस पे निकालूं इसका, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने, H4P2 वो क्या होता है 5। ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या जरा निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो ऑक्सीकरण संख्या किसका, फास्फोरस का निकालेंगे किसमें, H4P2O5 में। तो देखिए हाइड्रोजन का +1, तो लिख लीजिए +1 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस फास्फोरस का 2 x मान लो, और इसका क्या हो गया -2 इंटू में 5 इक्वल टू क्या 0। और सॉल्व करिए तो +4 + 2x -10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 2x इक्वल टू कितना, इधर चला जाएगा तो 6 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो +3। आई बात समझ, ये ऐसे सॉल्व कर लो, 2 × 10 10 में से 4 गया 6, 6/2 बराबर कितना हो गया 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया +3, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा बच्चों +3। तो आई बात समझे। पायरोफॉस्फोरस हमने क्या बोला, तो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल जो होता है उसको डाइमेराइज कर दो, दुगना कर दो, 2 यूनिट ले लो और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, तो आपका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें ध्यान रखना एक पीओपी बॉन्ड आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, पीओपी बॉन्ड आपको जरूर मिलेगा पायरो में। ठीक है, तो यह हो गया पायरो की बात हमने किया। अब हम पढ़ेंगे मेटा के बारे में। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा 6 पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे मेटा फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा हमारा मेटा फास्फोरिक अम्ल। मेटा फास्फोरिक अम्ल आए बात समझिए। तो मेटा फास्फोरिक अम्ल इसका फार्मूला बनाएंगे, तो इसके लिए लेंगे आप क्या, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल। तो इसको पहले समझिए कि जो फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल फास्फोरिक अम्ल के बेसिकली 2 बच्चे होते हैं। एक को बोलते हैं आप, एक को हमने क्या बोला था अभी, एक था आपका पायरो और दूसरा है मेटा। ठीक है, पायरो और मेटा। पायरो में हमने क्या किया था, उसको दुगना किया था और दुगना करके क्या किया था, पानी निकाल दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, डाइमेराइज किया था। सबसे पहले डाइमेराइज, और डाइमेराइज करने के बाद क्या किया था, पानी को निकाल दिया था। ठीक, यहाँ पे ऐसा नहीं करना, पहले क्या करना है, यहाँ पे पानी ही निकाल देना है। आए बात समझिए। हमने क्या बोला कि जो आपका फास्फोरिक अम्ल होगा, फास्फोरिक अम्ल 2 तरह के यहाँ पे होंगे, एक पायरो होता है और दूसरा मेटा। ठीक है, तो जो पायरो वाला होता है उसको पहले आप क्या करते थे, डबल करते थे, 2 यूनिट्स लेते थे, दुगना करते थे, फिर इसमें पानी निकालते थे। लेकिन मेटा में ऐसा नहीं, मेटा में आपको दुगना नहीं करना, पहले क्या करना, वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है। ठीक है, तो अब बनाते हैं मेटा फास्फोरिक अम्ल कि कैसे ये बनेगा। ठीक है, तो यह देखिए कैसे बनाएंगे मेटा को। तो फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H3PO4। क्या होता है फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला, H3PO4। यहाँ बच्चों इसको दुगना नहीं करना, पहले क्या करना है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। और जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो बचेगा HPO कितना 3, एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो बचेगा HPO3। ठीक है, आए बात समझिए बच्चों। इसी को हम बोलेंगे क्या, मेटा फास्फोरिक अम्ल। HPO3 आपका क्या कहलाएगा बच्चों, अगर इसको N मोल लेते हैं तो N मोल वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा और यह भी कितना मोल बनेगा, N मोल। ठीक है, इसी को आप बोलते हो मेटा फास्फोरिक अम्ल। आए बात समझिए कि नहीं।
ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये कहलाएगा मेटा फास्फोरिक अम्ल, मेटा फास्फोरिक अम्ल। क्लियर है? अब समझिए बच्चों, यह तो हो गया। अब इस मेटा फास्फोरिक अम्ल जो है आपका, अगर मैं इसका संरचना बनाऊं, ठीक है, तो एक फास्फोरस, एक यहां से ऑक्सीजन हो गया। अब कितने ऑक्सीजन बचा? 3। तो यहां पे एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, 2 हो गया, ठीक। हाइड्रोजन आपका खत्म हो गया और एक बचा आप क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। तो HPO3। अब देखिए कि क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट आप बोल सकते हो कि कंप्लीट नहीं है। तो जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो जो स्टेबल नहीं होगा वो कुछ तो प्रयास करेगा, वो तो बैठा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि यह जो मेटा फास्फोरिक अम्ल है, ठीक है, यह मेटा फास्फोरिक अम्ल HPO3, क्या बनेगा फार्मूला इसका? तो HPO3, ठीक है। अब यह HPO3 बच्चों, अगर यह 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है, बेसिकली क्या करेगा? 2 तरह के, एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है पॉलीमर, ठीक है। जो साइक्लिक बनाएगा बच्चों, वो क्या बनाएगा? इसके 3 यूनिट ले लेगा। जो साइक्लिक होगा, साइक्लिक, तो पहला किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? तो आप बोलोगे साइक्लिक के बारे में, ठीक है। तो जो आपका साइक्लिक होगा वो क्या करेगा? इस HPO3 के कितने यूनिट ले लेगा? 3 यूनिट लेके बनाएगा, ठीक है। तो 3 यूनिट लेगा, तो इसका स्ट्रक्चर आप ठीक बेंजीन की तरह बना दो। एक फास्फोरस, ठीक, फिर ये ऑक्सीजन जोड़ दो, ये ऑक्सीजन, फिर ये फास्फोरस, फिर ये फास्फोरस, और यह क्या करो बच्चों? इसको जोड़ दो ऑक्सीजन से। आए बात समझे? तो देखो P कितने हैं? P 3 हो गए, तो 3 P को हमने बना लिया, ऑक्सीजन को 3 अभी बनाया, ठीक है। अब देखिए अभी भी ऑक्सीजन आपके पास कितने बचे? 3 9 ऑक्सीजन थे, 3 हमने खर्च किया तो 6 ऑक्सीजन बचे, ठीक है। तो एक बनेगा PO डबल बॉन्ड, ये हो गया PO डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या बचेगा बच्चों? अब हमने कितना ऑक्सीजन खर्च किया? 3 यहाँ खर्च किया, लिए 3 अंदर, 6 ऑक्सीजन, 3 बचे हैं। और हाइड्रोजन कितना बचा? हाइड्रोजन भी 3। तो यह बनाएगा इसके साथ OH बॉन्ड। क्या बना लेगा बच्चों इसके साथ? तो इसके साथ OH बना लेगा, OH बॉन्ड, ठीक है। आए बात समझे? तो कोई क्षारकता पूछे, क्षारकता कितनी हो जाएगी? तो 3 क्या कर सकता है? 3, ये जो ऑक्सीजन वाला OH है दे सकता है, तो इसलिए बोलेंगे इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 3। तो इसको बोलोगे आप साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे बच्चों? तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लिक रिंग बना रहा है, तो बोलेंगे साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। आया बात समझे? ठीक है। तो साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल HPO3 का कितना लिया हमने? ये HPO3 के 3 यूनिट ले लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। आया बात समझे? अब देखिए यह एक साइक्लो बनाता है, दूसरा पॉलीमेरिक बनाता है कि जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है यह बनाता है HPO3, ठीक है, और इसका 3 यूनिट, इसको हम बोलते हैं, यह आपका एक पॉलीमर के फॉर्म में बना लेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो इसको आप बना सकते हैं फास्फोरस, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जितने भी फास्फोरस हैं वो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और यह क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड फास्फोरस कर लीजिए, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन है, यह भी क्या है आपका? ऑक्सीजन, ठीक है। तो यह पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, और 3 OH लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक, 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, और इस तरह से बना लोगे। तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। इसे आप क्या बोलोगे बच्चों? तो इसे आप बोलोगे पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। आया बात समझे? तो यह हो गया आपका पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। तो हमने आज के वीडियो में फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में देखा, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश की कि बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।